गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट बाकी लोग कनेक्ट कर जाएं, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक मैं सबको लिंक भेज देता हूँ। ऑलराइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है ना? वॉइस क्लियर है कि नहीं है? गुड इवनिंग, नमस्ते। ठीक है, तो लेक्चर 43 तक अपन सितंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज योर अक्टूबर करंट अफेयर्स। तो अपने ये मंथली करंट अफेयर्स है, ये जैसे चल रहा था ये अपन ने जनवरी से स्टार्ट किया था। ये ऑनलाइन में जनवरी के करंट अफेयर्स है और अपन करते करते आज अक्टूबर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी 7 मंथ्स का करंट अफेयर हो चुका है। 7 के बाद ये 8th मंथ का, नहीं 8 क्यों, सॉरी, सितंबर बोले तो 9 मंथ्स का ऑलरेडी हो चुका है। ये 10th मंथ का करंट अफेयर है अपनी सीरीज का। देखिए, करंट अफेयर्स में हम पहले भी इस तरह की बात करते आए हैं कि आपको रिवीजन भी करना होता है प्लस नोट्स भी बनाना होते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल भी जाती है ऑलरेडी। जो सितंबर का कंप्लीट हो गया था उसका पीडीएफ मैंने आपको आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में भेज दिया है। इन केस अगर आप नए हो और आप किसी भी ग्रुप में एडिड नहीं हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर मैसेज कर सकते हैं। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं पीडीएफ अब आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करूंगा। जैसे जितना ये पोर्शन कंप्लीट होता जाएगा, जैसे आज अगर हम जितने क्वेश्चंस करेंगे तो ये उतने क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप डेली बेस पे अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। देखिए, गारंटी इसकी बात की भी नहीं कि करंट अफेयर से ही ज्यादा क्वेश्चन आए, लेकिन अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें करंट अफेयर्स की डिमांड ज्यादा हो गई है। और करंट अफेयर्स पे जिसका कमांड अच्छा है, नंबर भी उसी के अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ऑल सेट टू गो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नए मंथ के पहले क्वेश्चन से, और आसान सवाल से स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेला टनल इज बीइंग बिल्ट? सेला टनल किस स्टेट में बनाई जा रही है, ये है आपका क्वेश्चन। दीजिए जवाब। आसान सवाल है, एक्सपेक्टेड है आपसे। मैं माउंटेन पासेस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो वहां पर हमने ये सारे पासेस डिस्कस किए थे। बमला, बॉमडिला, सेला पास। ठीक है, अरुणाचल में एक हमने बमला, बॉमडिला और सेला पास, 3 पासेस डिस्कस करे थे तवांग रीजन में। तो सेला पास आपको कहाँ मिलेगा? अरुणाचल में। तो वहीं पर एक टनल बनाई जा रही है, सेला टनल। तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। मुझे नहीं लगता है इसका आंसर किसी को नहीं आता होगा, आसान क्वेश्चन था। सेला टनल की अगर हम बात करें
तो जो इसका फाउंडेशन स्टोन था, मतलब इसको कब से स्टार्ट करा गया बनाना, 2019 फरवरी 9 2019 से स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन बीच में फिर आपको पता है 2020 में पेंडेमिक आ गया, तो पेंडेमिक की वजह से इसका काम शुरू थोड़ा सा स्लो हो गया था। फिर जैसे ही पेंडेमिक हटा, फिर हमने टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव करी, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड कहलाता है। इसका यूज करके हमने उस टाइम को कंपनसेट किया, और इस प्रोजेक्ट को आज हम 2021 में ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कगार पर मौजूद हैं। अभी लास्ट ब्लास्ट करा गया था इस टनल के लिए, वो ऑलरेडी हो चुका है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो बालीपारा से चरीद्वार से तवांग को कनेक्ट करने वाली रोड है, आपको आसाम का गुवाहाटी और तवांग ये कनेक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉर्थ ईस्टर्न कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। थोड़े फैक्ट्स डिस्कस करें, फिर थोड़ा मैप से भी समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं है कि आपसे यही पूछ ले कि सेला टनल अरुणाचल में है कि कहाँ है। जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन वो अंदर से इस तरह से पूछ सकता है, अच्छा बताइए सेला टनल में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, उस मेथड का नाम क्या है। तो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड उसका नाम है। या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बॉर्डर, ये जो टनल बन रहा है, इसको कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है। तो इसको बीआरओ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, तो प्रोजेक्ट का नाम है वर्तक। तो ये कुछ माइन्यूट माइन्यूट जानकारी आती हैं जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में फंसती हैं। क्वेश्चन आएगा सेलर टनल से, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा कि वो पूछ ले स्टेट क्या है, रोड कौन सी है। थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, अंदर से पूछ लेगा कि भाई इसको बना कौन रहा है, इसका प्रोजेक्ट कौन सा है। बाकी तो सब हमें पता है। नेशनल सिक्योरिटी को ये इम्प्रूव करेगा, सिंपल रीजन बीइंग कि हम इससे तवांग से और बेहतर तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमें तवांग से देखने को मिलेगी। तो तवांग से होते हुए ये आप देख सकते हो, ये पूरा सेला पास, ये दिरांग, बॉमडिला, भालुकपोंग, ये पूरा नमेरी, तेजपुर, ये आसाम आप इधर निकल जाएंगे, गुवाहाटी इधर निकल जाएंगे, तो ये पूरा एरिया आपको कनेक्ट करके दे देगा। अरुणाचल की कनेक्टिविटी, खास तौर से तवांग की कनेक्टिविटी हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बॉर्डर लगता है चाइना का। चाइना डिस्प्यूट हमेशा यहाँ पर रहता है, इस वजह से यहाँ पर हमारी फोर्सेस को मूव कराना बहुत जरूरी है। ताशी देले जुमगे सोरा जी। नहीं, ये आपकी करंट अफेयर्स क्लास तो देखिए यहीं चलती है फेसबुक पेज पे। लबासना बैच में नहीं किया, क्या नहीं किया मेजर, ये क्लास तो आपकी यहीं चलती है फेसबुक पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने तवांग से क्या करा, कनेक्टिविटी करी। अब सिचुएशन क्या बन रही है कि चाइना जो है इधर तवांग के आसपास, और अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे कि इधर साइड पे, जैसे इधर ये सिक्किम है और ये भूटान है, और इधर अपना ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भूटान बीच में फंस जाता है। तो भूटान का मसला आ जाता है कि चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश अगर ले लें तो भूटान से भी मदद मिल जाएगी, भूटान को हम और घेर पाएंगे। प्लस चाइना क्या कर रहा है, इस पूरे रीजन में बिल्कुल बॉर्डर से टच करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। तो जब चाइना डेवलप कर रहा है, चाइना अपनी मोबिलाइजेशन यहाँ पर कर रहा है, तो जरूरी है कि हम भी यहाँ पर अपनी मोबिलाइजेशन बढ़ाएं। तो इसीलिए आज के टाइम में आप देखेंगे तवांग में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया गया है। पर्पज यही है, कई सारी टनल्स बनाने का पर्पज यही है कि मिलिट्री मूवमेंट्स हम स्ट्रॉन्ग करा पाए, लोगों की भी कनेक्टिविटी इंप्रूव करा पाए। क्योंकि अब देखिए तवांग का रोड अच्छा हो जाएगा तो टूरिस्ट ज्यादा जा पाएंगे तवांग में, टूरिस्ट ज्यादा जाएंगे तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट भी होगा। तो दो काम होंगे, एक तो मिलिट्री पर्पज से हम स्ट्रांग हो जाएंगे, प्लस दूसरा डेवलपमेंट पर्पज से स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो सेला टनल याद रखिएगा कहाँ बन रही है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बीइंग क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली इंडिया वाज री-इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, बताइए। ताशी तिलक जी, कोई वो जुमगे सोरा जी, आपका खाना खा लिया, ये अच्छी बात है। देखिए हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, वो हेल्थ जरूरी होता है। मेजर जी पास वाला, तो पास तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना। तो अभी ज्योग्राफी तो आपका नहीं चल रहा है, जब ज्योग्राफी आएगा तो पास भी पढ़ेंगे। ठीक है, रिसेंटली इंडिया वाज री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन
ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो किस टर्म के लिए इंडिया को री इलेक्ट किया गया है? हाँ जी, तो ये याद रखिएगा, इट इज फॉर द 6th टर्म। ठीक है, कौन से टर्म के लिए? 6th टर्म के लिए इलेक्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या? ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब और भी कंट्री की गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम का ये पार्ट है। पर्पस इनका क्या है? ह्यूमन राइट्स से समझ में आ रहा होगा कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। ह्यूमन राइट्स कौन से होते हैं? जो इंसान को बेसिक जीने के अधिकार होते हैं, कि उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इंसान की आजादी ना छीनी जाए, इंसानों को इंसानों की तरह रखा जाए, तो ये ह्यूमन राइट्स होते हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ऐसे आ जाती कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका पहले जो नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था। ठीक है, क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। अब ये जो सी है ये इधर आ गया, सी पहले आगे लगता था, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स कहलाता था, अब ये सी पीछे आ गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो इस तरह से थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। और दूसरा, इनका जो सेक्रेटेरिएट है उसका नाम है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये इनके सेक्रेटेरिएट का नाम है, जो कहाँ पे मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स मिले या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल मिले, तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है। ठीक है, 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं, जो कौन इलेक्ट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। तो इसके हम क्या बन गए हैं? मेंबर बन गए। ठीक है, इंडिया वाज री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वी आर नाउ री इलेक्टेड फॉर द 6th टर्म। अभी रिसेंटली आपको अगर याद हो, कुछ टाइम पहले अमेरिका ने यही बॉडी छोड़ दी थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट थोड़े एक्शन ले लिए थे, तो अमेरिका ने ये बॉडी छोड़ दी थी। लेकिन वो बात थी ट्रम्प गवर्नमेंट के टाइम पे। अब सरकार बदल गई, बिडेन की सरकार आ गई है, तो वो लोग वापस इस बॉडी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following award which of the following was awarded a gold medal in the latest Cambrian patrol exercise? कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में किसने गोल्ड मेडल जीता है भारत की तरफ से? हाँ जी, जवाब दीजिए, बताइए। Which of the following was awarded a gold medal in the latest Cambrian patrol exercise 2021? देखिए, क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आप करंट अफेयर्स इसी तरह से करेंगे ना, तो आपको एक तो ये आइडिया लगता रहेगा कि क्वेश्चंस कैसे बनने हैं, प्लस इससे कनेक्टिविटी ज्यादा बनती है। और यही अगर आपको कोई पढ़ाता रहे ये कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज इस पर्सन ने जीती, तो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। क्वेश्चन से क्या दिमाग खुलता है, क्वेश्चन से हमारे अंदर अवेयरनेस आती है। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और बाकी इससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो तो हम डिस्कस करते ही हैं। गोरखा, ऑल राइट, बाथिंग जी ने इंडियन कोस्ट गार्ड पे तुक्का लगाया। नेक्स्ट जो पॉइंट बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है गोरखा राइफल्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज गोरखा राइफल्स। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? गोरखा राइफल्स। पढ़ लीजिए इसको। तो इंडियन आर्मी रिप्रेजेंटेड बाय 4x5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स bagged the coveted gold medal at exercise in the UK। तो यूके में इस एक्सरसाइज को ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहते हैं। पेट्रोलिंग बोले तो मतलब जो गश्त लगाना होता है वो कहलाता है पेट्रोलिंग। तो मिलिट्री ओलंपिक्स, मिलिट्री पेट्रोलिंग का ये ओलंपिक्स भी कहलाता है।
ये जो आपका एक्सरसाइज हुआ था, तो इसमें इंडिया ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन टीम वाज अमंग ओनली 3 आउट ऑफ 96 पार्टिसिपेटिंग टीम्स इन द एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 एट ब्रिकॉन इन वेल्स टू विन द गोल्ड मेडल। ठीक है, तो किसने जीता, गोरखा राइफल्स। देखिए इंडियन आर्मी हमें कभी भी निराश नहीं करती है अ, किसी भी फील्ड में। ठीक है, जहां भी जाते हैं नाम रोशन करके आते हैं, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रिंजेंट हमारी फोर्सेस हैं। रीजन बिंग देखो, एक होता है ना कि जब आप तगड़े तगड़े जितना टफ कंपटीशन फाइट करोगे उतना ही आप मजबूत बनोगे। हमारी फोर्सेस इतनी मजबूत हैं, बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज जितने पैसे वाली उनकी फोर्सेस इतनी मजबूत नहीं है। तो हमारी फोर्सेस का मजबूत होने का रीजन भी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आप खुद इमेजिन करो, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जितना इंडिया का है कि कहीं नहीं है। इतना आपको एक साइड चाइना बैठा है हमारे अगेंस्ट हॉस्टाइल, एक साइड पाकिस्तान बैठा है हमारे अगेंस्ट हॉस्टाइल। तो इतना हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में भी, इतने हॉस्टाइल पड़ोसी होते हुए भी हम सरवाइव कर रहे हैं। तो किसकी वजह से सरवाइव कर रहे हैं, हमारे फोर्सेस की वजह से, क्योंकि हमारे फोर्सेस ने हमें कभी निराश नहीं किया। तो रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग देखिए चीजों को प्रेज करते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो रीजन सिंपल सा यही है कि उन्हें एक टफ बैटल लड़ना पड़ता है। तो टफ लड़ते लड़ते वो खुद टफ हो गए हैं। यही चीज आपको अपनी लाइफ में उतारनी है। आपको भी टफ बैटल लड़ना है, बड़े से बड़ा बैटल लड़ना है, बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है। जब कंपटीशन कर ही रहे हैं तो बड़े लेवल की करिए, ताकि छोटे लेवल आपके लिए बस चुटकी बजा के निकले। इसीलिए जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है लबासना का, उसका भी पर्पज यही है कि आपको एक टफ बैटल की तैयारी कराया जा सके, आपको एक टफ पर्सन बनाने की कोशिश की जा सके। ठीक है, पीसीएस का कोर्स है लबासना, पर्पज सिंपल सा यही है, एक टफ पर्सन आपको लाइफ में बनाया जाए। आपको भी यही करना है। हमेशा याद रखिएगा, जितने टफ बैटल्स आप लड़ेंगे, जितना टफ परफॉर्मेंस आप देंगे। अब टफ का मतलब ये भी नहीं कि अपने आप को हैरास कर दें, 4 दिन से भूखे बैठे हैं, कि अपने आप को हम यातना दे रहे हैं कुछ सीखने के लिए, ऐसा नहीं होता। टफ करिए मतलब कुछ सीखिए, मेहनत करिए, सीखने में मेहनत करिए, रटिए मत, चीजों में दिमाग लगाइए। जितना आप दिमाग लगाएंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितने घंटे पढ़ाई करेंगे, वो आप ही के अंदर निखार लेके आएगा। ठीक है, तो ये आप ही के लिए जरूरी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेटवर्क डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल है, आप लोग रिकॉर्डेड देख लिया करिए। इवन रिकॉर्डेड के लिए मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, तो आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। Who has been re-elected as a chairman of the National Commission for Protection of Child Rights? हाँ जी, आपको मिलता रहेगा जुंगे जी। ऑलराइट, और लोग आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसके नए चेयरमैन री इलेक्ट हुए हैं। तो आपको नाम बताना। तो लोग भी आंसर दे रहे हैं, हाँ जी। एक्चुअली वो थोड़ा सा यहाँ क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो करेक्ट आंसर वही प्रियांक कनुंगो। ठीक है, प्रियांक कुनुंगू कनुंगो इज द करेक्ट आंसर। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इससे एक सवाल तो देखिए, एक तो नॉलेज ये होनी चाहिए, ये किसके लिए बना है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ताकि बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। मेन सवाल इसमें ये बनता है, ये कैसी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, स्टैट्यूटरी। तो इसमें याद रखिएगा ये कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2007 में बनाई गई थी। और इसका कानून कौन सा है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, इस कानून से इस बॉडी को बनाया गया। अब इस बॉडी की खास बात यह है कि इसकी जो पॉलिसीज हैं, है ना, इसके जो लॉज हैं, वो किसको फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं कि जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ चिल्ड्रन के लिए कौन सा आर्टिकल है, कोई देश का जिम्मेदार नागरिक है जो बता सके, अपने लबासा वाले, ये हम अभी डिस्कस किए थे एक बार क्विज डिस्कशन में।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन, एक हमने अधिकार पढ़ा था फंडामेंटल राइट में, बताइए कौन सा राइट है? हाँ जी, हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किससे डील करता है? राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को वो प्रोहिबिट करता है। तो एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 24 है उसको फॉलो करना है, प्लस यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, उसको फॉलो करना है। अब इसके अलावा एक चीज आता है, कोई भी बॉडी पढ़े उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या है, एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन ही अभी आपका कौन बनी है, प्रियांक कनुंगो। 6 मेंबर होते हैं, 6 में जरूरी ये है कि मिनिमम 2 वीमेन मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है। एक चेयर पर्सन तो होगा, इसके अंडर में कितने मेंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से जरूरी क्या है, 2 मेंबर कैसे हो, दे मस्ट बी विमेन, विमेन होनी चाहिए 2 मेंबर्स, और उनका एक्सपीरियंस किस फील्ड में हो, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, जुवेनाइल जस्टिस, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड साइकोलॉजी, लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, इस किसी फील्ड में अगर उन्होंने काम किया हो तो उनको चुना जा सकता है एज ए मेंबर और अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 नहीं, इमीडिएट आर्टिकल 21 आप कैसे कह सकते हैं, ये तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। नहीं नहीं, कि किसने कहा, सॉरी ये थोंगम ने कहा। थोंगम जी भैया आर्टिकल 21 नहीं है, इट इज आर्टिकल 24। मुझे ने जुंगे सोरा जी, आप लोगों ने बढ़िया आंसर दिया, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following countries has launched the first solar exploration satellite named Z है on board a long March 2D rocket? तो यह सीधी सी बात है, सोलर के एक्सप्लोरेशन करने के लिए किस कंट्री ने पहली सोलर सैटेलाइट लॉन्च की है? हाँ जी, चाइना। वैसे ये तुक्का लगा सकते हैं आप लोग कि कहीं भी लिखा हो ये काम पहली बार किसने करा है, और ऑप्शन में चाइना देखे तो चाइना ही लगा देना। तुक्का सही होने के चांसेस बता रहा हूँ। किसी की प्रोडक्टिविटी पूछे कहाँ हाईएस्ट होती है तो कुछ नहीं याद आ रहा हो तो तुक्का देखे तो चाइना लगा देना, तो ये चाइना के चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। तो चाइना जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, पर्पस उनका क्या है, सीधी सी बात है भैया, सोलर एक्सप्लोरेशन करनी है, ठीक है। सोलर मॉनिटरिंग नेटवर्क है चाइना के पास ग्राउंड पे, बट उनके पास एटमॉस्फेयर के बाहर का डेटा नहीं, तो एटमॉस्फेयर के बाहर के डेटे के लिए वो किसके पास जा रहे हैं, सन के पास जा रहे हैं, तो सोलर एक्सप्लोरेशन का उनका टारगेट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। नीति आयोग has collaborated with which of the following institutions to launch the geospatial energy map of India? बताइए जनाब। नीति आयोग has collaborated with which of the following institutions to launch the geospatial energy map of India? आंसर दीजिए भैया। आईटी बॉम्बे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है लेकिन मतलब आईटी बॉम्बे क्यों लगाया? जियो स्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, जियो स्पेटियल का मतलब होता है लोकेशन बेसिस पर, तो ये करेक्ट आंसर है भैया इसरो, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि हमारे पास अलग अलग एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है, हमारे पास क्या है, अलग अलग एनर्जी सोर्सेस है, तो कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है। सो एनर्जी सोर्सेस हमारे पास क्या है, जैसे कोल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है ना, इस तरह से अलग अलग एनर्जी के सोर्सेस हैं, सोलर एनर्जी है। तो किस इलाके से आपको कोल से एनर्जी मिल रही है, किससे सोलर एनर्जी, किससे थर्मल एनर्जी, तो इसकी एक पूरी मैपिंग कर दी गई है एक मैप पे। तो उसी मैपिंग को किसने किया है, नीति आयोग ने किया है, किसकी मदद से किया है, इसरो की मदद से किया है, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है
यानी एक पूरा मैप बना दिया इंडिया का एनर्जी मैप कि इंडिया का कौन सा एनर्जी सोर्स आपको कहाँ मिलेगा। तो सपोर्ट बाय ऑफ एनर्जी मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है, जितने भी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी के और उनका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड कर दिया कि इंडिया में कहाँ पर एनर्जी सोर्स है और उसको कैसे क्या किस जगह से कनेक्ट किया जाता है। तो इन सब का एक जो कॉम्प्रिहेंसिव मैप है उसी को हम क्या कहते हैं, जियो स्पैटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, आपका नीति आयोग इन्वॉल्व है और आपका इसरो इन्वॉल्व है। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व है भैया, इसमें नीति आयोग इन्वॉल्व है और इसरो इन्वॉल्व है। ठीक है, सो गए हैं क्या सब, जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं? तो नींद आ गई। जिम के सोरा जी ने कहा कि खाना खा के आया हूँ तो सर मुझे भी भूख लगने लगी, बड़ी जोर की भूख लग रही है। अरे भैया खाना या तो आप लोग खा के बैठो या फिर बाद में खाओ, ठीक है? अभी क्लास पे ध्यान दीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द अर्थ शॉर्ट प्राइज फॉर द ईयर 2021? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, हाँ ये देखिए, ये अपने वॉरियर्स एक्टिव हैं, ये हैं हमारे असली वॉरियर्स। फायदा भी यही उठा के लेके जाएंगे, जो कमेंट कर रहे हैं सबसे ज्यादा फायदा भी यही लोग उठाएंगे क्योंकि ये इंटरेक्ट करते हैं। तो देखिए, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप खास तौर से लाइव क्लास कर रहे हैं, क्योंकि पर्पस सिंपल सा यही है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप सोचो कि मैंने मन में क्वेश्चन सोच लिया, तो दैट इज नॉट द थिंग। जब आप उसको अटेम्प्ट करते हैं ना, जब लिखते हैं, तो वो आपका फाइनल आंसर होता है, क्योंकि मन में कही हुई बात कोई भी क्लियर नहीं होती। जब तक आप उसको कहीं लिख नहीं देते या बोल नहीं देते, तब तक आप कभी मत मानिए कि ये मेरी फाइनल बात है। दिल क्या है, दिल तो पागल है ना, चेंज होता रहता है। तो इसको लिखिए जरूर। अब भले ही आप कमेंट में नहीं लिखिए, लेकिन कॉपी में लिख लीजिए कि चलो इसका आंसर ए होगा या बी होगा। इससे क्या होता है, आपको आइडिया लगता है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत। हो सकता है सारे क्वेश्चंस गलत हो, लेकिन अब आगे आप एग्जाम में करें गलत, उससे बेटर है आप अभी गलत कर लें। यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, या फिर यहाँ पर आपका कोई सिलेबस नहीं छूटे जा रहा है। ठीक है, चलिए जी। Which of the following has won the Earth Short Prize for the year 2021 for developing a technology for converting agri waste into bioproducts? देखिए इसकी बहुत ज़रूरत है। जो भी एग्रीकल्चर में निकलने वाला वेस्ट है उसको हम बायो प्रोडक्ट्स बना सकें, वो किसी काम आ सके। तो इसी के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। तो उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले को एक प्राइज मिला है, अर्थ शॉर्ट प्राइज 2021 का। तो वो किस पर्सनालिटी को मिला है? तो करेक्ट आंसर इज आपका विद्युत मोहन। ठीक है, तो अवार्ड किसको मिला है? विद्युत मोहन को मिला है। ठीक है, ये रहे भैया विद्युत मोहन, ये रहे। जो आपका ये अर्थ शॉर्ट प्राइज है, ठीक है, अर्थ शॉर्ट प्राइज, इसको और क्या नाम देते हैं? इको ऑस्कर्स, इको ऑस्कर्स भी कहते हैं। किसने क्रिएट किया? ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज एंड रिनोन्ड ब्रिटिश नेचुरलिस्ट डेविड एटनबरो। ठीक है, पब्लिक एडवोकेट भी थे ये भी, डेविड एटनबरो। अभी ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, ये एसआई मेंस में आया क्वेश्चन है डेविड एटनबरो के बारे में। उन्होंने पूछा था भैया कॉप 26 में आपका पब्लिक एडवोकेट कौन थे। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा था अपनी क्लास में, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका उठ के एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो जिन्होंने उसको पढ़ा होगा उनका डेफिनेटली सही होके गया होगा, जिन्होंने क्लासेस रेगुलर की होंगी डेफिनेटली वो करके आए होंगे। ठीक है, तो डेविड एटनबोरो का नाम याद रखिएगा, और इसको इको ऑस्कर्स भी कहते हैं। प्राइस का नाम क्या है? अर्थ शॉर्ट प्राइस। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम इंडियाज 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर? इंडिया का 21st ग्रैंड मास्टर कौन बना है विमेन? बताइए। Who among the following has become India's 21st women grandmaster? Divya Deshmukh, Padmini Raut, Tanya Sachdeva, Soumya Swaminathan. Tell me the answer.
रियली? दिव्या देशमुख, संगम जी? रियली? ए? हाँ जी, तो मेजोरिटी तो हमें ए के साथ दिख रही है, दिव्या देशमुख के साथ दिख रही है। ऑलराइट, देखते हैं। अच्छा, विमेन ग्रैंड मास्टर, ये किस गेम की बात हो रही है? ये किस गेम की बात हो रही है? विमेन ग्रैंड मास्टर की जो बात हो रही है, ये किस गेम की बात हो रही है? बताइए जरा। स्वामीनाथन। ऑलराइट, स्वामीनाथन हो गया, पद्मिनी राउत भी लोगों ने बता दिया, तानिया सचदेवा भी कोई लिख दे प्लीज। ऑलराइट, ये च्यूज की बात हो रही है, चेस की बात हो रही है, ये चेस की बात हो रही है, शतरंज की। चलिए, ऑल राइट, तो यहाँ पर मेजोरिटी फिर से सही साबित होती हुई, तो करेक्ट आंसर इज दिव्या देशमुख। इनको विमेन ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला, WGM भी कहते हैं। ये क्या है? ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है ना, FIDE, तो कभी भी FIDE नाम हो, ऐसे भी क्वेश्चन देखिए कभी कभी आ जाते हैं कि वो लिख देगा FIDE इज रिलेटेड टू, है ना। अब यहाँ पे कहीं भी आपको सी वर्ड ही नहीं दिख रहा, तो आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे ये चेस से रिलेटेड है, तो इस तरह से वो फंसा देगा। फूड वूड फॉरेस्ट, इस तरह के आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए FID किससे रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है। तो ये इसका एक ऑफिशियल टाइटल अवार्ड है, तो वो हर साल दिया जाता है। तो जो 21st अवार्ड है वो किसको दिया गया है? इट इज गिवन टू दिव्या देशमुख, ठीक है। सिंपल सी इतनी सी बात है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस का ये फैसला था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेल टू बी शॉट इन स्पेस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अमेजिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेल टू बी शॉट इन स्पेस, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। अद्भुत क्वेश्चन है, इनको क्या कहते हैं? अद्भुत क्वेश्चन। तो लास्ट डेस्टिनी, लाइफ ऑन मार्स, बियॉन्ड लिमिट्स, द चैलेंज, कौन सी फिल्म है दुनिया की जो स्पेस में शूट हुई है? हाँ जी, मेजर कह रहे हैं लाइफ ऑन मार्स, द चैलेंज, बियॉन्ड लिमिट्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो किस कंट्री में शूट हुई है? मतलब किस कंट्री ने शूट करी है वो फिल्म? कौन सी कंट्री का क्रू था? ऑलराइट, तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर तो है द चैलेंज। मूवी का नाम है द चैलेंज, रशिया की मूवी है। अभी रिसेंटली उनका क्रू लौट के आया है स्पेस से। स्पेस में कहाँ शूट हुई है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये मूवी शूट हुई है। मूवी का नाम याद रखिएगा, द चैलेंज। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे हैं जब वो लोग मूवी शूट करके आए हैं। कह रहे हैं हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऑलराइट, तो अब आता है इस बार का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 10। इसके आने के चांसेस मच मच हायर हैं आपके किसी भी एग्जाम में, और ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम माउंट हैरियट एज माउंट मणिपुर। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने अपना जो वॉरियर बैच है, फॉरेस्टर बैच है, लबासना बैच है, उनका एक क्लास कराया था नेशनल पार्क का। तो नेशनल पार्क में मैंने बताया था कि जब अंडमान निकोबार में एक नेशनल पार्क हमने डिस्कस किया था, उसमें से एक नेशनल पार्क का नाम था माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये अपडेट आया है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलने वाला है। मतलब माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नहीं, जो माउंट हैरियट है, लोकेशन कहाँ है? ये देखिए, ये पूरा अंडमान एंड निकोबार का मैप है। अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय किस चैनल? तो बहुत आसान कुछ क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली जो हम एडीयू का पेपर देख रहे थे उसमें आया था 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं। देखिए, अगर अंडमान की भी बात करें तो इसके भी फर्दर डिविजन है। जैसे ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? नॉर्थ अंडमान, ठीक है। और ये कहलाता है मिडिल अंडमान, ये कहलाता है साउथ अंडमान, और ये छोटा सा नीचे सा पोर्शन है ये कहलाता है लिटिल अंडमान, ठीक है। अंडमान के बेसिकली चार मेन, सॉरी लिटिल, नहीं नहीं, ये पूरा अंडमान है ना, पूरा अंडमान है। निकोबार इसके नीचे होता है, 10 डिग्री चैनल जो 10 डिग्री लाइन है वो इसके नीचे होगी।
तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और एक ये होता है आपका लिटिल अंडमान। ठीक है, अंडमान के बेसिकली 4 ऑप्शन है। अभी इसमें जो ये हैवलॉक दिख रहा है ना, हैवलॉक आइलैंड है ये यहाँ पर, इस हैवलॉक का भी नाम बदल दिया गया है। ठीक है, कोई बता सकता है हैवलॉक का नाम क्या कर दिया गया है? एक रोस आइलैंड था, एक नील आइलैंड था, एक हैवलॉक आइलैंड था। 3 के नाम अभी कुछ साल पहले बदले गए हैं। कोई बताइए हैवलॉक का नाम क्या कर दिया है? तो इसमें जो आपका नॉर्थ अंडमान है, इसमें एक सैडल पीक है। सैडल पीक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ साउथ अंडमान वाले पोर्शन में आपको एक माउंटेन मिलेगा, माउंट हैरियट। ठीक है, आपको माउंट हैरियट मिलेगा जो साउथ अंडमान वाले पोर्शन में मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो माउंट हैरियट, जिसका नाम माउंट मणिपुर होने वाला है, वो कहाँ स्थित है? तो भैया ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। तो जो हैवलॉक है, हैवलॉक का नाम बदल के कर दिया गया है शहीद। देखिए ये मैंने सिखाया था, मैंने ये बताया था कि रॉस बोस। ठीक है, रॉस का क्या कर दिया? बोस। रॉस बोस, रॉस बोस मिलते जुलते हैं। इसी तरह से नील, ई आ रहा ना, ई, नील में ई, तो नील से मिलता है शहीद। ठीक है, ई आ रहा ना, ई इधर, ई इधर, तो प्रोनाउंसिएशन से पकड़ना था, रॉस बोस नील शहीद। इसी तरह से क्या हो गया, ये नाराज हो गया लग रहा। ये सारे सॉफ्टवेयर भी तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, और उन्हीं के नाम बदल रहे हैं। कह रहे नाम ही बदल लो पहले, हमें। चलिए, हाँ, कहाँ गए भाई? हाँ ये रहा, चलिए। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? रो रॉस आइलैंड का नाम क्या कर दिया गया? बोस आइलैंड, है ना। नील का क्या कर दिया गया? शहीद आइलैंड। शहीद, ई आ रहा ना, ई, चीज, वो वाला ई। इसी तरह से एक बचा हैवलॉक। हैवलॉक का नाम कर दिया है स्वराज। ठीक है, हैवलॉक का कर दिया है स्वराज। तो ये 3 मैंने अपने नोट्स में भी पढ़ा है। चलिए, तो अब हम आगे यहाँ पर बात किसकी करेंगे? अब हम यहाँ पर आगे जो बात करेंगे भैया, वो बात करेंगे कि माउंट हैरियट की कहानी क्या है, माउंट मणिपुर क्या करा। अब सवाल एक तो ये आता है, अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है, कि यहाँ पर मणिपुर का नाम कैसे आ गया, मणिपुर का क्या रोल है अंडमान निकोबार में। तो सीन ये है, देखिए पहले क्या होते थे, राजा महाराजा, राजा महाराजा आपस में लड़ते थे। इसी तरह से आपके मणिपुर में भी किंगडम थे, मणिपुर के भी राजा थे। तो वहां पर भी वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, मतलब 2 भाइयों में कि कौन राजा बनेगा। तो एक भाई ने क्या कर लिया, अंग्रेजों की मदद ले ली। तो उन्होंने क्या करा, जो दूसरा भाई था उसको हरा दिया अंग्रेजों की मदद से। तो अंग्रेजों के अगेंस्ट भी कुछ मणिपुर के जो आपके राजा थे, उन्होंने फाइट किया अलोंग विद द मणिपुर पीपल। ठीक है, तो आफ्टर द एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891, अभी हम इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891, कई सारे मणिपुरी से, प्लस मैंने वही बताया ना, वॉर ऑफ सक्सेशन वगैरह वाली भी कुछ स्टोरी चल रही थी उसमें। तो एक तो आपका ये था, एंग्लो मणिपुर वॉर भी हुआ था, तो कई मणिपुर के जो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश से वॉर में फाइट किया, तो इसीलिए ब्रिटिश बहुत गुस्से में थे मणिपुर के लोगों से। उसमें से एक आपके इन्वॉल्व थे महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह। ठीक है, कौन इन्वॉल्व थे? महाराजा का नाम याद रखिएगा, महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह। तो महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह प्लस आपका कुछ अलग मणिपुरी, वहां के जो लोकल मणिपुरी से, उन लोगों ने मिलकर ब्रिटिश से फाइट किया। अब अगर अब ब्रिटिश से आप हार गए तो आपको तो सजा पता ही है कि सजा क्या देते हैं, सजाए मौत देते हैं, या फिर कुछ काला पानी जैसी सजा सजा दे देते हैं। काला पानी क्या था, जो अंडमान निकोबार में एक जेल बनाई थी, सेलुलर जेल, बहुत ही खतरनाक जेल थी। हर किसी को एक इंडिविजुअल प्राइवेट रूम दिया जाता था, बाहर आप बिल्कुल जा नहीं सकते, आप बाहर की दुनिया देख नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा आइसोलेट कर देंगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अंदर से अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कहोगे से बढ़िया मौत ही दे दो। तो इस तरह से उन्होंने काला पानी वाली यानी सेलुलर जेल बनाई थी। तो उस काला पानी की सजा मिली थी राजा कुलचंद्र ध्वज सिंह जी को और उनके जो वॉरियर्स थे, मणिपुरी वॉरियर्स। अब उन लोगों को जब वो काला पानी ले जा रहे थे, तो उस टाइम तो देखिए काला पानी बनना था, तो जब तक काला पानी बन नहीं जाता, तो उन लोगों को रखते कहाँ, जो प्रिजनर थे उनको एक माउंटेन पे रखा गया था, और उस माउंटेन का नाम था माउंट हैरियट। ठीक है,
तो उस माउंट हैरियट पे रखा था, जो कहाँ पड़ता है, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर उनका ट्रायल चला था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल सेंट जॉन मिशेल। जॉन मिशेल के अंडर में उनका ट्रायल चला था एम्प्रेस के अगेंस्ट वॉर छेड़ने के जुर्म में। आजीवन कारावास की उन्हें सजा मिली थी विद 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टीज। लेटर ही वाज ट्रांसफर्ड टू द राधाकुंड इन यूपी वेयर ही डाइड इन 1934। ठीक है, लेटर ही वाज ट्रांसफर्ड टू राधाकुंड इन यूपी वेयर ही डाइड इन 1934। ठीक है, तो माउंट हैरियट में, ठीक है, इस माउंट हैरियट में क्या हो रहा है, आप मणिपुर के राजा को ला रहे हैं, उनको यहाँ पर ट्रायल करवा रहे हैं, तो उन्हीं की याद में हमने क्या करा, माउंट हैरियट का नाम बदल के क्या कर दिया, माउंट हैरियट का नाम बदल के हमने कर दिया माउंट मणिपुर। क्लियर है? हाँ, तो यही कहानी थी। अब उसके बाद क्या, अब ये मजेदार बात, ये माउंट हैरियट किसके नाम पे पड़ा? तो माउंट हैरियट कुछ भी नहीं था। माउंट हैरियट जो एक ब्रिटिश सोल्जर थे, रॉबर्ट क्रिस्टोफर टाइटलर, उनकी बीवी का नाम था हैरियट। तो अपनी वाइफ के नाम पे हैरियट लगा के चले गए। ये अंग्रेज करते थे पहले। ठीक है, ये देखिए उस टाइम चीजें अनएक्सप्लोर्ड थी। जो आपके आइलैंड्स हैं, ठीक है, और जो हिल्स हैं, अनएक्सप्लोर्ड एक्सप्लोर्ड थी। तो ये लोग क्या करते थे, खुद जाके बस जाते थे, क्योंकि इनको तो भैया ठंडा मौसम चाहिए होता था, गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो हिली एरिया में जाके ये बस गए, वहां पे सारे नाम अपने हिसाब से कर लिए। जैसे हिमाचल में आप जब मैक्लॉइडगंज है आपका, ये डल हाउसी है, ये सारी प्लेसेस सब ब्रिटिशर्स के नाम पे हैं। तो ये लोग वहां जाते थे, रहते थे, अपने नाम पे जगह कराते थे। ये हालात चल रहे थे उस टाइम। और इन माउंट है वो क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार चले गए, वहां तो और कोई देखने वाला नहीं, तो कुछ नहीं, अपनी बीवी के नाम पे माउंटेन का नाम रख दिया माउंट हैरियट। है ना, सच ए रोमांटिक थिंग। तो इसीलिए हैरियट रखने का कोई पर्पस बनता नहीं था। और ये मणिपुर के राजा से रिलेटेड कहानी थी, तो उन्हीं की याद में, उनको उनके सेक्रीफाइसेस को ऑनर करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि भैया जो माउंट हैरियट है उसका नाम हम क्या कर देंगे, माउंट मणिपुर कर देंगे। चलिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंग्लो मणिपुरी वार। एंग्लो मणिपुरी वार में क्या हुआ था, 1891 की ये वॉर थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। जब बैटल ऑफ खंजो में डिफीट हुआ था, जहां पर मणिपुर आर्मीज बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी अंडर मेजर पावना ब्रजभाषी। ठीक है, ब्रजभाषी के अंडर काफी बहादुरी से आपकी मणिपुर फोर्सेस लड़ी थी, लेकिन मणिपुर ने अपनी टेरिटरी लूज कर दी थी ब्रिटिशर्स को। तो उसी के बाद जो आपके ट्रायल चले थे, वही ट्रायल आपके कहलाते हैं साउथ अंडमान में माउंट हैरियट वाले ट्रायल। ठीक है, हाँ जी, तो ये पूरी कहानी थी, तो याद रखिएगा। अब मेरे ख्याल से कुल मिला के इतना तो याद रहेगा ना भैया कि माउंट हैरियट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, माउंट मणिपुर। देखिए चीजों को बार बार मैं इसलिए टाइम देता हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ के निकल जाओगे, याद नहीं होती है। अब आप उसको एक बार पढ़ लोगे, मैं उस पर थोड़ा सा टाइम दे लूंगा, उस पर थोड़ा सा रुक जाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा फैक्ट याद हो जाएंगे, तो वो दिमाग में बैठती है फिर चीजें। है ना, तो इसलिए आप भी चीजों में थोड़ा ठहराव लाइए, थोड़ा रुक रुक के आराम आराम से चीजों को पढ़िए। ये नहीं कि एकदम से ये खत्म, मतलब चिट्ठी की तरह। वो देखिए रोबोट मूवी, उसकी तरह नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री इज गोइंग टू ज्वाइन इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस? जवाब दीजिए, विच कंट्री इज गोइंग टू ज्वाइन इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस? विच कंट्री इज गोइंग टू ज्वाइन इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कोई ना कोई तो ज्वाइन करता ही रहता है। हाँ जी, इंडोनेशिया। और बताइए, अभी रिसेंट में अक्टूबर में पूछ रहा है। रियली इट इज इंडोनेशिया? हाँ भैया, और बताइए। यूएसए भी हो गया, यूएसए के बाद एक्चुअली इट इज इजराइल। यूएसए तो ऑप्शन में भी नहीं है, इट इज इजराइल। अभी इजराइल ने ज्वाइन किया। इजराइल हमारा खास दोस्त बनता जा रहा है धीरे धीरे। ये देखिए, गुरुग्राम में बेस्ड है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम, गुरुग्राम में। 124 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। पर्पस यही है कि सोलर एनर्जी को इकट्ठा करना है, हार्नेस करना है, ताकि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को हम कंट्रोल कर पाए। अभी इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर हैं कैरिन एलहारर,
उन्होंने ऑफिशियली अभी डॉक्यूमेंट साइन कर ही लिया है, उनका कंट्री एक्सेक्शन टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन द प्रेजेंस ऑफ इजरायली फॉरेन मिनिस्टर याइर लपिड। अब देखिए क्या होता है ना, जो दूसरी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगर उनके नाम दिखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट लीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ रट लीजिए, लेकिन एक बार देख जरूर लीजिए, गौर जरूर फरमा लीजिए। एक बार गौर से देखने से क्या होता है, कभी कभी दूसरी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर का भी नाम देके पूछ लेता है, अच्छा बताओ ये किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मंत्री मंत्री तो आप बता देंगे, अगर उनके आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछे तो वो आप सब बता देंगे दूसरी कंट्री के, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ये इस तरह की चीजें अटक जाती हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, याइर लपिड। और आईएसए में दो कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, और फ्रांस के जो उस टाइम के प्राइम प्रेसिडेंट थे, फ्रांसोइस होलैंड। तो इन दो का काफी बड़ा रोल रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्रिएट करने में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन? बताइए, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, वीर सावरकर के ऊपर एक किताब लिखी गई है। वीर सावरकर, इनका पूरा नाम क्या था? वीर टाइटल इन्हें बाद में दिया गया था, इनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत आता है, कौन सी सोसाइटी स्टैब्लिश की थी? अभी रिसेंटली भी आया था, अभी जो आपका एडीओ का पेपर हुआ है उसी में क्वेश्चन आया है, वीडी सावरकर की किताब का नाम, या ये पूछा था अभिनव भारत सोसाइटी। हाँ, करेक्ट आंसर इज अभिनव भारत सोसाइटी। अभी जस्ट एडीओ को हमने डिस्कस भी किया था, देखिएगा उसमें पेपर था। इसराइल के साथ अनुज जी एक नहीं कई सारे एमओयू साइन होते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ब्रॉड टर्म आपने कह दिया, डिफेंस का कोई एमओयू साइन हुआ है, होते रहते हैं, अनेकों हैं। विक्रम सेठ कहाँ से आ गए मंजू जी? मोहन भागवत? नहीं नहीं, मोहन भागवत भी नहीं होंगे। करेक्ट आंसर आप खुद देखो, उदय महुकार और चिरायु पंडित। उदय महुकार एंड चिरायु पंडित करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following states will host the South Asian Federation Cross Country Championship in association with the Athletics Federation of India? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके जो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हो रहा है, जो साउथ एशियन कंट्रीज को इन्वॉल्व करेगा, वो किस स्टेट में हो रहा है? प्राउड की बात है, हिंदुस्तान में हो रहा है। अब हिंदुस्तान के किस स्टेट में हो रहा है आपको ये बताना है। कोई बात नहीं मंजू जी, इट्स गुड टू सी यू। हाँ जी, which of the following states will host the South Asian Federation Cross Country Championship in 2022? अनुज जी ने आंसर लगाया नागालैंड। आई एक्सपेक्ट ये आंसर सही करें आप लोग। मणिपुर? मणिपुर फेयर होगा, एक मणिपुर लगा तो दिया आंसर, ये भी मणिपुर लगाएंगे? मेजर कह रहे हैं सिक्किम। ऑल राइट, अब आंसर आना शुरू हुए हैं। नागालैंड नागालैंड नागालैंड, लाबू जी ने शुरू कराया जो चरखा। पिथोंगम पेम साहब, आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं? नागालैंड। ऑल राइट, तो भैया दो आंसर ज्यादा मुझे दिख रहे हैं, एक नागालैंड, दूसरा सिक्किम, इनके बीच थोड़ी सी लड़ाई है। तो करेक्ट आंसर इज नागालैंड। ठीक है, साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? नागालैंड। इसी बात पे मेरे को नागालैंड की हाईएस्ट पीक बता दीजिए। इसका भी क्लास में एक बार करा चुका हूँ, सब डिस्कस कराया था, सारे माउंटेन्स रटाए थे मैंने, देखें कितने याद हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हाईएस्ट पीक बताइए नागालैंड का। हाँ जी, नागालैंड का भैया हाईएस्ट पीक। बहुत बढ़िया मंजू जी, बहुत बढ़िया अनुज जुंगे सोरा जी, आप तो बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब आप याद कर रहे हैं ना, सीधी सी बात तो ये। चलिए ये चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो बहुत हेल्प करेंगी। करेक्ट आंसर इज सारा माटी, बहुत बढ़िया, सारा माटी करेक्ट आंसर। ऑल राइट, चलिए चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, साइंस टेक का। रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज ऑफ अनियन, अनियन की नई स्पीसी डिस्कवर हुई है, नाम क्या है?
एलियम निगेनियम, ठीक है, एलियम निगेनियम, एन, एलियम निगेनियम, ये किसकी स्पीसी है? अनियन की, प्याज की। किस स्टेट में डिस्कवर हुई है, ये पूछ रहा है। ये साइंस टैग में आपका कवर हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड, उड़ीसा। यही को कह रहे हैं महाराष्ट्र। और लोग बताइए। Recently, a new species of onion named Allium niganium has been discovered in which of the following states? बताइए जी। All right. तो याहिको जी ने महाराष्ट्र आंसर दिया है, बाकी आप लोग क्या दे रहे हैं? उत्तराखंड। और लोग बताइए। All right. मंजू जी कह रहे हैं उड़ीसा। मंजू जी आज लग रहा है आप अलग फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। वैसे करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? उत्तराखंड। A plant discovered in Uttarakhand in 2019 has been newly confirmed as a new species of allium. The genus, genus का मतलब a group of species, जिससे belong करता है आपका ये क्या कहते हैं? एलियम, ये अनियन, ठीक है। अनियन के जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, ठीक है। अनियन के क्या होते हैं? कई तरह के जो स्पीसीज होते हैं, उनका अगर आप ग्रुप मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? जीनस, जीनस ऑफ अनियन तरह से होता है, ठीक है। किस जर्नल में छपी है जानकारी? फाइटोकीज में छपी है। बाकी आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। ICAR इन्वॉल्व है इसमें, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्वॉल्व है, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ऑलराइट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। Which of the following firm has supplied P-81 long range patrol aircraft to the Indian Navy? हाँ जी बताइए। Which of the following firm has supplied P-81 long range patrol aircraft to the Indian Navy? क्वेश्चन नंबर 51, आंसर दीजिए जी। ये आंसर नहीं आया अभी तक आप लोगों का, क्या बात है। Which of the following firm has supplied P-81 long range patrol aircraft to the Indian Navy? एयरक्राफ्ट होगा मतलब हवाई जहाज होगा, पेट्रोल मतलब पेट्रोलिंग के लिए, गश्त लगाने के के लिए दिया गया होगा, दूर तक जा सकता होगा। नाम क्या है? P-81। किसने बनाया होगा? ऑलराइट, DRDO, बोइंग सी होगा, बोइंग PSX। चलिए करेक्ट आंसर इज बोइंग। बोइंग इज अ यूएसए कंपनी, ठीक है। यूएसए के एयरक्राफ्ट कौन बनाता है? बोइंग। बोइंग आपका यूएसए से बिलोंग करता है। तो ये इस तरह का आपका एयरक्राफ्ट है, नेवी को मिल रहा है। नेवी के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट आ रहा है भैया? P-81, ठीक है, P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। तो अभी जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इंडियन नेवी के पास, ट्यूपोलेव TU-142। अभी हमारे पास कौन सा अवेलेबल है? TU-142। तो इसको रिप्लेस करेगा आपका P-81, ठीक है। किस कैटेगरी का है? P-8A पोजीडन कैटेगरी का है। मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है, मतलब कई सारे मिशन कर सकता है, जो यूएस नेवी भी इसको ऑपरेट करती है। पर्पस क्या है? जो हमारी कोस्ट लाइन है, जो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकता है, मतलब उड़ते उड़ते सबमरीन को भी उड़ा सकता है ये, ठीक है। एंटी सरफेस वॉरफेयर मतलब समंदर में भी हमला कर सकता है। इंटेलिजेंस मतलब नजर रख सकता है कि दूर बाहर से कोई और मिसाइल वगैरह ना आ रही हो और दूसरा एयरक्राफ्ट ना आ रहा हो। पूरे जितना भी हमारा वाटर है, जो भी पानी वाला पोर्शन है, तो वहां पर पेट्रोलिंग सर्विलेंसिंग का काम ये बहुत अच्छे से कर सकता है। तो नाम क्या है? P-8I। चलिए जी, ठीक है। तो अगर आपको लगा है आपने कुछ सीखा है, कुछ नया करके जा रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चलाते रहेंगे। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जीके के, वो भी हम यहाँ पर आपका करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं बेटर प्रिपरेशन, आप बेटर फेज में करना चाहते हैं, तो हमारे ऑलरेडी 2 कोर्सेस ऑनगोइंग है। एक फॉर फॉरेस्टर एग्जाम, एक लबासना फॉर PCS एंड एवरी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ अरुणाचल, ठीक है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एज योर विश। तो यहाँ पर आज इसको समाप्त करेंगे। देखिए मेन चीज है मेहनत नहीं छोड़नी, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, हमेशा याद रखिएगा। तो मेहनत हमेशा करते रहने। आप लोग मेरे साथ ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, जैसे मंजू जी हैं, है ना, तो आप जुंगेश हो रहा है, ओपांग हैं,
मेजर हैं, तो आप लोग एक लंबे टाइम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली जब आप एग्जाम देंगे तो इसका प्रॉफिट जरूर दिखेगा, ठीक है। तो फायदा क्या होता है कि कंसिस्टेंट पर्सन क्या है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की होती है। आप सोचो 4 दिन पढ़ के मैं 4 फैक्टर हट के एग्जाम निकालूं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं निकाल पाता है, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, टिकना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। पीडीएफ मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ सारे रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये अमरजीत सर का नंबर है, मेरा नहीं है, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। ऑल राइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।